फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड चेंज हो जाता है या चेंज फील होता है, मतलब जो प्रेक्षक होगा उसको ध्वनि की आवृत्ति परिवर्तित प्रतीत होती है। इसके लिए एक फॉर्मूला निकाले थे आप 11th में, एफ नॉट इज वी प्लस बी नॉट वी प्लस वी एस एफ एस। यहाँ ये एफ नॉट क्या था, ये ऑब्जर्वर के लिए फ्रीक्वेंसी है साउंड का, एफ एस सोर्स के लिए है, वी ये साउंड का स्पीड है, वी नॉट ऑब्जर्वर के लिए, ऑब्जर्वर का स्पीड है या ऑब्जर्वर का स्पीड हो गया, और वी एस को आपने कहा था सोर्स का। और यहाँ आप लोग क्या लगाते हैं, यहाँ प्लस और माइनस लिखते हैं इसको, वी प्लस माइनस वी नॉट और वी प्लस माइनस वी एस। इस फॉर्मूला को यूज करके आप लोग क्या करते हैं, उस फ्रीक्वेंसी को पता करते हैं। याद है इतना? लेकिन यहाँ अगर हम बात करें किसके लिए, लाइट के लिए, तो लाइट का स्पीड सी बहुत ज़्यादा होता है, ऑब्जर्वर का स्पीड वी इसके रिस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होगा ऐसा। तो एक काम करते हैं, हम लोग डॉपलर प्रभाव का नाम बदल के रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट कर देते हैं या आपेक्षिक डॉपलर प्रभाव पे बात करते हैं। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि लाइट का स्पीड बहुत ज़्यादा है, इसलिए ऑब्जर्वर जो प्रेक्षक होगा उसके स्पीड को हम लोग रेस्ट में मान लेते हैं। ठीक, इसके लिए सबसे पहले आपके डॉपलर इफेक्ट का स्टेटमेंट बता दीजिए। क्या होता है स्टेटमेंट? जब आपका सोर्स और प्रेक्षक के बीच में कौन सी गति होगी, सापेक्षिक गति होती है, तो स्रोत की वास्तविक आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है, और जो ये जो परिवर्तन प्रतीत होता है इसे ही डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। चूंकि प्रकाश की चाल बहुत अधिक है, इसलिए हम लोग यहाँ डॉपलर प्रभाव के आपेक्षिकता के बारे में बात करेंगे। ठीक है, रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो क्या हुआ, चेंज इन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स ड्यू टू रिलेटिव मोशन। ठीक है, स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्षिक गति के कारण प्रेक्षक को स्रोत की वास्तविक आवृत्ति में परिवर्तन प्रतीत होता है। ठीक है, इसे ही हम लोग डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इसके बाद मान लेते हैं ये दो निर्देश तंत्र हैं, एक निर्देश तंत्र मान लेते हैं एस, दूसरा निर्देश तंत्र को मान लीजिए एस डैश। इसके एक्सिस कौन कौन से हैं, एक्स वाई जेड, और इसका देखिए एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ओरिजिन क्या है, ओ और ओ डैश। साउंड सोर्स यहाँ रखा है मान लेते हैं, और यहाँ रखा है साउंड सोर्स, कहने का मतलब क्या, साउंड सोर्स नहीं लेना है हम लोग को, लाइट सोर्स लेना है। मान लेते हैं कि प्रकाश स्रोत कहाँ रखा हुआ है, आपके मूल बिंदु ओ पे, और मूल बिंदु ओ पे जो स्रोत रखा है इससे निकलने वाली प्रकाश को यहाँ खड़ा हुआ ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है। ओ डैश में एक प्रेक्षक खड़ा हुआ है, ये प्रेक्षक इस लाइट को ऑब्जर्व करेगा, तो प्रकाश ऐसे निकला, ये देखिए इस तरीके से प्रकाश निकल के यहाँ तक पहुँचा, यहाँ ऑब्जर्वर इसको देखा, कितने देर में देखा, इसके लिए आवर्तकाल मान लेते हैं टी, फ्रीक्वेंसी कितना मान लेते हैं एफ, और इसकी चाल कितनी है सी। क्लियर हुआ? इतना मान लिया हमने। अब इतना मानने के बाद में आप इस चीज को लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि भाई यहाँ एक फ्रेम एस के ओरिजिन ओ पे प्रकाश स्रोत रखा है जो वी वेग से इस एस डैश की ओर गति कर रहा है, और यहाँ का जो स्रोत है वहाँ से निकलने वाली जो प्रकाश है उसका आवर्तकाल t और आवृत्ति f है। लिखा? तो अगर आवर्तकाल t और आवृत्ति f है तो t और f का फॉर्मूला शायद याद हो आपको कि t इज इक्वल टू 1/f होता है। यहाँ तक क्लियर है? इसको हटा देता हूँ, पहले इसको इरेज कर देते हैं ये। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे गए तो अब ये तो प्रारंभिक स्थिति हो गई, जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल रहा है उसकी वास्तविक आवृत्ति f है और आवर्तकाल t है। लेकिन यहाँ जो सोर्स है, यहाँ जो ऑब्जर्वर है, यहाँ जो प्रेक्षक खड़ा हुआ है,
उसके लिए आवर्तकाल क्या होगा, हम लोग इस पे बात करते हैं। अब चूंकि यहां से प्रकाश निकलने वाला है, यहां से प्रकाश निकल करके यहां तक पहुंचेगा, तो पहुंचने में टी डेस समय लगेगा। टी की जगह क्या लेंगे आप, टी डेस। अब पूछेंगे टी डेस क्यों, समय का विस्तार पढ़े हैं ना हम लोग, टाइम डायलेशन। समय का विस्तार, टाइम डायलेशन से आपको जो पता है कि प्रकाश के लिए जो आवर्तकाल होगा वो टी नहीं मिलेगा प्रेक्षक को। प्रेक्षक को कितना लगेगा, वो टी डेस लगेगा। तो जब आवर्तकाल टी डेस हो जाएगा तो आवृत्ति कितना मान लेते हैं, एफ डेस मान लेते हैं। और टी डेस समय में आपका जो लाइट है यहां से ऐसे चलते चलते यहां तक पहुंचेगा, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना निकलेगा, सी टी डेस निकल जाएगा। यहां से लेकर के ओ डेस तक की दूरी कितनी होगी, सी टी डेस होगी। और इस टी डेस समय में चूंकि स्रोत भी v वेग से गति कर रहा है, तो स्रोत कितना दूर पहुंच जाएगा, स्रोत कितना दूर पहुंचेगा, यहां ध्यान दीजिए, वी टी डेस डिस्टेंस पहुंच जाएगा। और प्रकाश क्या करेगा, यहां से लेकर के यहां तक पहुंचा, मतलब ये वाला जो तरंग दैर्ध्य है वो कितना है, लैम्डा होगा। अब ध्यान दीजिए भाई, यहां से यहां तक कितना है, लैम्डा है। ये डिस्टेंस कितना हो गया, वी टी डेस हो गया। और यहां से यहां तक सी टी डेस हो गया। तो अगर सी टी डेस में वी टी डेस को माइनस कर देंगे तो लैम्डा निकल आएगा। तो पहले क्या क्या माने हैं उसको लिख लो आप, लिखिए। चलिए अब यहां से इसको, ये देखिए, अब यहां से इस चीज पे ध्यान दीजिए आप कि आपका सोर्स v वेलोसिटी से प्रेक्षक की ओर चल रहा है, ठीक है। सोर्स मूव्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर विथ वेलोसिटी v। और ड्यू टू द टाइम डायलेशन, ड्यू टू टाइम डायलेशन आवर्तकाल और आवृत्ति कितनी होगी, टी डेस और एफ डेस होगी, ठीक। इसलिए इस टी डेस टाइम पे यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस सी टी डेस होगा। और इस टी डेस समय में, टी की जगह टी डेस समय लग रहा है ना, आपका स्रोत भी आगे बढ़ जाएगा कितना, वी टी डेस डिस्टेंस। तो यहां से यहां तक की दूरी लैम्डा हो गई। तो लैम्डा अगर निकालना है तो लैम्डा इज इक्वल टू सी टी डेस माइनस वी टी डेस आ जाएगा। क्लियर है, यहां से पूरा सी टी डेस, ये वाला वी टी डेस, तो लैम्डा इज इक्वल टू सी टी डेस माइनस वी टी डेस आएगा। अब यहां से टी डेस कॉमन निकाल लें तो लेमडा की वैल्यू सी माइनस वी टी डेस हो गया। नोट कर लिया, इतना हो गया। आगे चलिए, आगे गए तो हम जानते हैं कि लेमडा की वैल्यू सी बाई एफ डेस होती है, पता है ना, तरंग दैर्ध्य का जो मान होता है। तरंग दैर्ध्य कैसे निकालते हैं, लेमडा इक्वल्स टू सी बाई एफ डेस, ये तरंग की चाल और ये तरंग की आवृत्ति है। अब टाइम डायलेशन से क्या पढ़े थे आप, टी डेस इक्वल्स टू टी बाई रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होता है। अब अपने उस समीकरण से लेमडा की जगह क्या रख दिया, सी बाई एफ डेस, और टी डेस की जगह क्या रख दिया, टी बाई रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रख दिया। यहां से लगभग आपका डेरिवेशन खत्म हो चुका है। अब केवल एक सिंपल मैथमेटिक्स लगा के हम लोग अपना फॉर्मूला निकाल लेंगे। क्या करें, एफ डेस की वैल्यू चाहिए, एफ डेस की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, एफ डेस को इधर ट्रांसफर कर दीजिए और ये सी माइनस वी इधर चला आएगा, तो सी बाई सी माइनस वी हो गया। और ये ऊपर ये इधर ट्रांसफर हो गया तो रूट अंडर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी आ जाएगा, आएगा। अब क्या कर दें, यहां टी की वैल्यू वन बाई एफ, तो सी बाई सी माइनस वी इसका वन बाई एफ होगा, तो एफ ऊपर चला जाएगा, क्या बचेगा, देखिए इस सी को रूट के अंदर ले आया मैं, तो क्या हो जाएगा, वन बाई सी माइनस वी, सी स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और ये रूट के बाहर में एफ हो जाएगा वन बाई टी। वन बाई टी कहने का मतलब वन बाई एफ, और वन बाई एफ, एफ ऊपर चला जाएगा तो इतना आ गया। अब इसको सिंपल करिए, सिंपल करें तो क्या हो जाएगा, वन बाई सी माइनस वी, ये सी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हुआ तो सी स्क्वायर हो गया, इससे होगा तो ये सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई, तो सी स्क्वायर कैंसिल होकर के वी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां रूट अंडर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है, इसको रूट अंडर सी प्लस वी इंटू सी माइनस वी कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। और यहां ये देखिए रूट में नहीं है,
तो इसको रूट में रख के मल्टीप्लाई करेंगे, रूट अंडर सी माइनस वी, रूट अंडर सी माइनस वी, सी माइनस वी आएगा ना। जैसे आप लोग करते थे कि अगर रूट अंडर एक्स है और इसका रूट अंडर एक्स से मल्टीप्लाई हो जाए तो आप कहते थे एक्स आएगा, इसके हिसाब से ये हो गया। तो रूट अंडर सी माइनस वी और रूट अंडर सी माइनस वी कैंसिल, और आपके पास एफ डेस इक्वस टू सी प्लस वी सी माइनस वी टू द पावर हाफ एफ। ये है आपके रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।